पार्लियामेंट सेशन के दूसरे दिन ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही ओपोजिशन का जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे के लिए मुलतवी कर दी गई। ओपोजिशन ने पेगासस जासूसी मामले में जबरदस्त आवाज बुलंद की और जांच की मांग की। खबर ये भी आ रही है कि जासूसी मामले पर कांग्रेस एहतजाज करेगी और मुल्क की सभी रियासतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाज बुलंद की जाएगी। 22 जुलाई को मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज होगा और असेंबलियों तक मार्च किया जाएगा। वाज़ रहे कि पेगासस स्पाईवेयर मामले में राहुल गांधी समेत 300 अहम शख्सियात के फोन टैपिंग का इंकशाफ हुआ है। साथ ही 40 सहाफियों के भी फोन टैपिंग का इल्जाम है। कांग्रेस ने इस मामले में वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है और पीएम मोदी के खिलाफ जांच का मुतालबा किया है। कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या सिक्योरिटी एजेंसियों, अदलिया, इलेक्शन कमिश्नर और अपोजिशन की जासूसी कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत लोकसभा इंतखाबात से कबल जासूसी कर रही थी? ये इजरायली स्पाईवेयर पेगासस कब खरीदा गया था और उस पर कितनी रकम खर्च हुई है? सुरजेवाला ने पूछा, क्या अमित शाह को 1 मिनट तक भी अपने ओहदे पर बरकरार रखने का हक है? क्या वज़ीर आज़म के किरदार की तहक़ीक़ात नहीं होनी चाहिए? जैसा कि माननीय सदस्य जी ने कम से कम 100 सदस्य होना जरूरी है और इसके साथ कोई महफूज नहीं है। कोई हमारा फोन सुन रहा है, कोई हमारी जासूसी कर रहा है। खुद बीजेपी को अपने लीडरों पर यकीन नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क को सच बताया जाए और आवाम को बताया जाए कि आखिर किस बिना पर जासूसी की गई और किसने उन्हें हक दिया है। पूरा देश आज चिंता और सदमे में है। लगता ही देश में कोई सुरक्षित नहीं है। कोई हमारे फोन सुन रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारे सभी जो गतिविधियां उसके ऊपर नज़र रख रहा है। और ये पूरा मामला जो आता है ये देश के अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आज किसी और सरकार होती, चाहे यूपीए की सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती, तो उनकी क्या भूमिका रहती? पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते, सदन चलने नहीं देते। जेपीसी की मांग तो उठती है, ऐसे नहीं, हम भी उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की एक जिम्मेदारी है कि देश के सामने आकर सच बताए। और ये पूरा मामला एक इजराइल कंपनी से जुड़ा हुआ है और जिस इजराइल से मोदी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दोस्ताना। आपको सीधा ले चलते हैं राज्यसभा, जहां पर कार्रवाई दोबारा शुरू हो चुकी है। कृपया अपनी सीट पर जाए। मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय एलओपी को बोलने दे। प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस। Sir, through you, sir. 1 minute. Through you, sir, I'd like to request Honorable Member of Parliament, Shri Vijay Sai Reddy ji, a very senior leader who understands the decorum of Parliament, understands the importance of continuity and starting the discussions on this very important subject which has affected the whole world. It's not about one state, another state, a political party or another party. Here we are discussing something which relates to humanity, and all of mankind is concerned about COVID. I would like to request my friend and colleague Shri Vijay Sai Reddy ji that he should take this matter up with the chairman. Ultimately, the deputy chairman has also mentioned that the chairman in the morning has ruled on this subject, and we shall also discuss with you your concerns. But I would like to appeal to you to allow the House to discuss this very important subject that's affecting the whole world today. All of India is watching us, watching this debate on COVID, and my request is that you may kindly help us to discuss this important matter, participate in this debate, tell us about how Andhra Pradesh also faced this and tackled this COVID, give us some good guidance for the nation to also benefit from your own experiences, and let us have this in a very positive and friendly manner, this debate,
in the interest of the nation, and kindly take this up with the chairman, your adjournment motion at a later date. Thank you, मेरा sir. आग्रह है आप प्लीज सीट पर, प्लीज सीट पर, प्लीज सीट पर, प्लीज सीट पर जाए। यहाँ प्लीज यहाँ खड़ा होकर प्लीज बातचीत न करें, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। प्लीज प्लीज अपनी सीट पर जाए, प्लीज 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 अपनी सीट पर जाए, प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाए, प्लीज प्लीज विजय सर जी, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, प्लीज गो बैक। यह निवेदन चेयर का भी निवेदन है आपसे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विषय इस पर बोले आप। प्लीज प्लीज मैं बार बार अपील कर रहा हूं आपसे, निवेदन कर रहा हूं, गो बैक टू योर सीट्स। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन ऑपोजिशन जो है हंगामा कर रही है और लगातार ये कोशिश हो रही है कि राज्यसभा में कोविड के हवाले से बहस हो, लेकिन जिस तरह से जासूसी का मामला ऑपोजिशन उठा रही है और उस पर एहतजाज भी दर्ज कर रही है, इस बीच जो है किसी भी मुद्दे पर बात नहीं हो पा रही है राज्यसभा में, और यही वजह है कि इससे पहले भी जो है कार्रवाई मुलतवी हुई थी। अभी भी जिस तरह से अपील लगातार की जा रही है कि हाउस की जो डिग्निटी है और पीस है वो मेंटेन करते हुए कोविड के मामले को लेकर बात हो, और क्योंकि कोविड ने पूरे मुल्क को ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, तो उसको डिस्कस करना काफ़ी अहम है। लेकिन ऑपोजिशन जो है जासूसी के मुद्दे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और उसी के हवाले से मेरा आग्रह है कि अपनी सीट पर जाएं, बैठे, प्लीज प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, प्लीज, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, यह सबके कंसर्न का विषय है। पूरा देश जानना चाहता है कोविड के क्या हालात हैं, किस तरह से इन्हें निपटने की चुनौतियां हैं। प्लीज प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। इस तरह से प्ले कार्ड लेकर के नारे लगाना और महत्वपूर्ण विषय पर बहस न होने देना, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। प्लीज प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। मेरा आग्रह होगा कि कृपया अपनी सीट पर जाएं। ऑपोजिशन जो है अपने मुद्दे पर अड़ी हुई है और नारे लगा रही है और जासूसी के मामले पर जस्टिस चाहती है और जांच का मुतालबा कर रही है, लेकिन लगातार ये अपील की जा रही है कि कोई बात आपकी रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। Please go back to your seats. Please go back to your seats. भाई माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं, उनको आप बोलने दीजिए। आप जाइए बाहर, माननीय एलओपी को बोलने दीजिए। मुझे कहना मेरे सामने ऐसा था, you bring the house in order. एलओपी को आप बोलने दे। House is not in order. माननीय अन्य सदस्य भी कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें आप बोलने दीजिए। I am ready to speak. डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे, डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे, डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन जो ऑपोजिशन है उनकी हंगामा आराई भी लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले से यह खबर है। इस वक्त हिंदुस्तान में फहश फिल्मों के लिए 100 साइट्स हैं, उनमें से 50 वेबसाइट्स का राज कुंद्रा से ताल्लुक है। जिस कंपनी के जरिए ऑपरेट किए जाते थे उससे राज कुंद्रा ने इस्तीफा दिया और अपने मुलाजिम अमीश कामत को उसकी जिम्मेदारी दी। अमीश कामत ने पोर्नोग्राफी अपलोड करने का इकरार किया है। दिसंबर 2020 से राज कुंद्रा पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। काफी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई क्राइम के जराये के हवाले से यह खबर है। इस वक्त हिंदुस्तान में फहश फिल्मों के लिए 100 साइट्स है, उनमें से 50 वेबसाइट्स का राज कुंद्रा से ताल्लुक है। जिस कंपनी के जरिए ऑपरेट किए जाते थे उसे राज कुंद्रा ने हालांकि इस्तीफा दिया है और अपने मुलाजिम अमीश कामत को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। अमीश कामत ने पोर्नोग्राफी अपलोड करने का इकरार कर लिया है। दिसंबर 2020 से राज कुंद्रा पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुंबई क्राइम ब्रांच के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत भी बताए जा रहे हैं। दिल्ली में ईद उल अजहा की नमाज को लेकर दिल्ली हुकूमत की जानिब से एडवाइजरी जारी हुई है, जिसके मुताबिक ईद उल अजहा की नमाज घरों में अदा की जाएगी और ईद की मुबारकबाद देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। साथ ही मुसलमानों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मुबारकबाद दें और दूरी बनाए रखें ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वहीं सभी जिला इंतजामिया को अलर्ट किया गया है कि कोरोना ज़ाब्तों पर अमलावरी को लाजमी बनाएं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर लवाजमात को यकीनी बनाएं। साथ ही बाजारों में किसी तरह की भीड़ न होने पाए। कानपुर में ईद उल अजहा की नमाज ईदगाहों में नहीं होगी। शहर काजी और पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि लोग ईद उल अजहा की नमाज घरों में अदा करें। ईदगाह में नमाज कोरोना के मामलों के पेश नजर नहीं होगी। कुर्बानी और ईद उल अजहा की नमाज की गाइडलाइन के हवाले से हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से बातचीत की। आइए देखते हैं। ईद उल अजहा कुर्बानी का त्यौहार है और इसको लेकर तैयारियां हुई हैं और सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं। इंतज़ामिया से बात करते हैं, हमारे साथ पुलिस कमिश्नर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से इंतज़ाम किया गया है और ख़ास करके कुर्बानी को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए? तो कल बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। कानपुर में परंपरा है और कुर्बानी की, और एक से अधिक दिन भी कुर्बानी इसमें होती है। इस संबंध में कल पुनः एक बैठक हुई जिसमें सभी विभाग के लोग थे और मोअज़्ज़िज़ लोग शहर के मौजूद थे। लोगों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की, कुछ सफाई के बारे में, खासकर क्योंकि बारिश बहुत अभी हुई है और होने की संभावना है, तो ऐसे में सफाई का काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके लिए नगर निगम ने व्यापक प्रबंध कर लिए हैं और अगर कहीं कोई कमी होती है तो नगर निगम का जो कंप्लेंट नंबर है उस पर बताने से नगर निगम तुरंत प्रतिक्रिया देगा, उसकी सफाई रखेगा। सर, एक चीज़ और कि कुर्बानी में जो प्रतिबंधित जानवरों पर जो रोक लगाई गई उसकी निगरानी कैसे रखी जाएगी? खास करके खुले में जो कुर्बानी होती है उसकी रोक कैसे थाम की जाएगी? इसमें दोनों पहलू हैं कि जो जानवर पशु प्रतिबंधित किए गए यानी गोवंश है, ऊँट है, और जो नियम के तहत प्रतिबंधित किए गए हैं जानवर, उनकी कुर्बानी अलाउड नहीं है। तो पहले ये चेक किया जा रहा है कि बाज़ारों में जिन पशुओं की बिक्री हो रही है वो नियमानुसार सही हो। दूसरा, कहीं और से पशु भी कोई ला सकता है, तो जिन क्षेत्रों में कुर्बानियाँ हो रही हैं वहाँ पे पेट्रोलिंग मजबूत रहेगी। दोनों दृष्टिकोण से नियमों का पालन भी हो, व्यवस्था भी बनी रहे, और अगर कोई सफाई की कमी है, कोई और प्रॉब्लम है, तो पुलिस तुरंत मदद करेगी, प्रतिक्रिया देगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि पुलिस कमिश्नर साहब का साफ तौर से कहना है कि पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। नगर निगम से लेकर पुलिस की मुस्तैदी से लेकर सारे इंतजामात पूरे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश में कोरोना की रिकवरी शरह 99% से तजावुज हो जाने के बाद बाजारों को रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जा चुकी है। वहीं
रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दी जा चुकी है। शादी ब्याह की तकरीब में 100 लोगों की शिरकत और 50% सलाहियत के साथ सिनेमा हॉल को भी खोलने की इजाजत तो दे दी गई है, मगर मजहबी मकामात पर पाबंदी बरकरार है। मजहबी मकामात, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों में आज भी 5 लोगों की शिरकत की इजाजत है। भोपाल के मुमताज सहाफी मुनव्वर कौसर मजहबी मकामात को खोलने का मुतालबा लेकर सीएम हाउस पहुंचे थे, मगर सीएम से मुलाकात नहीं हो सकी और उन्होंने मेमोरेंडम तहसीलदार के तौसत से वज़राला शिवराज सिंह को पेश किया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, अगर दीगर जगहों में नरमी बढ़ती जा रही है और लोगों को इजाज़त है जाने की, तो फिर मजहबी मकामात के हवाले से इस तरह की पाबंदी क्यों? मुनज़्ज़ा जो है, इसमें हुकूमत का जो नया फैसला, नई गाइडलाइन महकमा दाखिला किया गई है, उसमें अब जो है 5 की जगह 50 कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है, हुकूमत ने मजहबी मकामात, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब में 50 लोगों के साथ इबादत गाहों में दाखिले की इजाज़त दे दी है। जो लोग जो है 2-3 दिन से परेशान थे ईद उल अजहा की नमाज को लेकर, उनको एक राहत महसूस की है और उनका ये मानना है कि जो है हुकूमत ने जो फैसला किया है वो अच्छा फैसला है। अब इसके ज़रिए लोग अपनी मसाजिद में जो है नमाज पढ़ सकेंगे, एक नहीं बल्कि कई जमात के ज़रिए पढ़ेंगे। लेकिन ईदगाह की अगर हम बात करें तो ईदगाह के लिए इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि मामला ये था कि अगर 50 लोगों की शराइत ईदगाह पर लागू की जाएगी तो वहाँ पर कौन होगा जो 50 ईदगाह पर जाएगा, और इसको लेकर लोगों में तनाज़ा भी पैदा हो सकता है। यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर है। और फिर मध्य प्रदेश में जो आज एक बड़ा फैसला जो महकमा आला तालीम ने जारी किया है कि तमाम चीज़ों को लेकर एक काम जारी किया गया कि 450 वैकेंसीज का जारी की गई है, लेकिन उसमें उर्दू टीचर का मामला कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने जो है हुकूमत का शुक्रिया इस बात के लिए किया है कि हुकूमत ने जो एक फैसला किया है कि जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को खोलने को लेकर वहाँ पे 50 लोग उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन उसके साथ हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उर्दू को लेकर उसमें नज़रअंदाज क्यों किया गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के ज़रिए अरसे दराज से उर्दू टीचर की भर्ती का मुतालबा किया जा रहा है, पर इस पर मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अभी उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जो है 400 टीचर, 450 टीचर की भर्ती का ऐलान हुआ है, पर उसमें कहीं से कहीं तक उर्दू के असातिज़ा नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हमारा फिर मुतालबा है कि भाई उर्दू के बच्चे जो हैं, उर्दू पढ़ने वाले, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसकी गौर व फिक्र करते हुए इस लिस्ट में उर्दू टीचर की भर्ती को भी शामिल करना चाहिए, ताकि जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। यकीनी तौर पर जो है जब तमाम ज़बानों के असातिज़ा के लेकर जो है तकरूरी का फरमान जारी किया गया है, तो मध्य प्रदेश में तो मुनज़्ज़ा 2003 से उर्दू टीचर का अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ। इस अहकाम को कैसे देखते हैं? ये उर्दू टीचर के बारे में मैंने खुद सब उर्दू में किया है। अब मुझे ना टीचर मिल रहे हैं और ना दूसरी चीज़ें मिल रही हैं। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इनका कहना है कि उन्होंने अपनी तमाम तालीमात उर्दू में हासिल कर रखी हैं, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब उर्दू असातिज़ा की तकरूरी के लिए ही फरमान जारी नहीं हो रहा, महकमा आला तालीम ने तो 450 टीचर्स का फरमान जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उसमें उर्दू असातिज़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग तमाम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से हुकूमत ने दूसरी मज़ामीन के जो है असातिज़ा के जो है वैकेंसी जारी की है, उसी तरह से उर्दू टीचर के भी जारी हो। मुनज़्ज़ा बिल्कुल मेहताब आलम, और उर्दू असातिज़ा की तकरूरी के हवाले से न सिर्फ शिवराज हुकूमत में बल्कि कमलनाथ हुकूमत में भी टीचर्स को इस तरह की परेशानियों का सामना रहा है। तो हर हुकूमत में मुतालबे उर्दू टीचर्स के यही रहते हैं, लेकिन सिर्फ यकीन दहानियां ही कराई जाती है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। गाजियाबाद में वक्फ बोर्ड की जमीन को फर्जी मुतवल्ली बनकर बेचने का मामला सामने आया है। सलीम नामी शख्स ने फर्जी मुतवल्ली बनकर वक्फ की जमीन पर कब्जा जताया और दूसरों के हाथों फरोख्त भी कर दिया। इस मामले में वक्फ बोर्ड की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन पुलिस की जानिब से ढील दिए जाने का इल्जाम है। 100 करोड़ की जमीन डकार गया सलीम। वक्फ बोर्ड की जमीन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल फर्जी मुतवल्ली बनकर सलीम ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेच दिया कौड़ियों के भाव। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के वक्फ बोर्ड की जमीन का मामला प्रकाश में आया है। 60 ऐसे मामले हैं जिनसे पर्दा उठा है। इस मामले में 3 FIR दर्ज हुई है। हम आपको बता दें, इस जमीन के ऊपर लीगल कंस्ट्रक्शन भी हुआ, जहां पर बाजार गुलजार हो गया। वह वही बाजार है जहां पर आज भीड़ भाड़ और रौनक बनी रहती है।
इसी जमीन का सलीम ने फर्जीवाड़ा किया है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर कर, उनसे साठगांठ कर कर सलीम लगातार इस मामले में बचता हुआ निकल जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन, वक्फ बोर्ड और सरकार इस पर कितना ध्यान देती है। देश में ही नहीं, कई जगह ऐसे ही सलीम फर्जी मुतवल्ली बनकर जमीन को बेच रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या वक्फ बोर्ड की जमीनें इन लोगों से बचाई जाएगी। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद है यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।